हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे एमसीबी के बारे में। आखिरकार ये एमसीबी है क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। एमसीबी क्या है? तो एमसीबी एक सेफ्टी डिवाइस है जो कैसे काम करता है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ काम करता था। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या जो फंक्शन था वो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है उसमें जो लाइव वायर के थ्रू जो पास कराया जाता है उसके ऊपर एक फ्यूज़ वायर अटैच रहता है। जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो वो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो फ्यूज़ वायर जो मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। लेकिन एमसीबी में क्या है कि एमसीबी में अंदर में ऐसा मैकेनिज़्म फिट किया गया है जिसके वजह से जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे, अमाउंट जैसे करंट का ज़्यादा होगा जैसे वैसे ही उसका जो स्विच होता है वो डाउन हो जाता है, मतलब गिर जाता है, जिसकी वजह से जो सर्किट जो बना रहता है वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है। अब जो एमसीबी के अंदर का मैकेनिज़्म वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर भी, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। ये सब ज़्यादा दिया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए है कि एमसीबी वर्क कैसे करता है। तो उसके अंदर मेटेलिक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है। जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो वहाँ अंदर में जो मेटल स्ट्रिप होता है वो गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने की वजह से एक्सपेंड होता है मेटल स्ट्रिप और वो टच कर देता है, जिसकी वजह से वो जिसका उसका जो स्विच है वो फॉल्स डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है। फिर हम लोग को जो भी सर्किट में प्रॉब्लम था, जैसे कहीं तार टूट गया या दो तार आपस में चिपक गया, न्यूट्रल और लाइव वायर, तो उसके जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। जब हम लोग उसको ठीक कर लेते हैं तो उसका स्विच वापस से हम लोग ऊपर कर देंगे तो एमसीबी वापस से वर्क करने लग जाएगा। ठीक है। लेकिन फ्यूज़ वायर में हम लोग को बार बार फ्यूज़ वायर को रिप्लेस करना होता था जब भी वो मेल्ट करता था। अब ये जो हम लोग समझ रहे हैं कि हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है वो आखिरकार फ्लो कैसे करता है और क्यों करता है, क्या क्या केसेस है। तो पहला केस है शॉर्ट सर्किट। जब भी एक नेकेड लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाते हैं, जब भी कहीं भी हम लोग सुनते हैं कि किसी भी वायर का दोनों हिस्सा जो होता है, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर, जब दोनों आपस में क्या हो जाता है, टच हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने का एक्चुअल फिजिक्स का रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न यही है कि इस दोनों के टच होने की वजह से इनके बीच का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब जो रेसिस्टेंस होता है वायर का वो अचानक से कम हो जाता है, रेसिस्टेंस लो हो जाता है, बिकम्स लो, जिसके वजह से जो क्या होता है, ओम्स लॉ में हम लोग ये पढ़े हुए भी हैं कि जो करंट होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेसिस्टेंस के। 1/R। ये जो करंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज़ होगा तो करंट डिक्रीज़ होगा। यहाँ पे लेकिन रेसिस्टेंस कम हो रहा है, रेसिस्टेंस जैसे ही कम होगा तो करंट इंक्रीज़ हो जाता है। तो जैसे ही रेसिस्टेंस कम होता है तो तार के अंदर जो करंट है वो ज़्यादा अमाउंट में फ़्लो होने लग जाता है। ज़्यादा अमाउंट में जैसे ही फ़्लो करने लग जाएगा तो कहीं कहीं आग लग जाता है वायर्स में, कहीं ज़्यादा हीट होने की वजह से स्पार्क निकलने लग जाता है। तो ये सब शॉर्ट सर्किटिंग का एक तरीके का वो है, लक्षण है। ठीक है। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है फिर से देख लेते हैं। नेकेड लाइव वायर को जब न्यूट्रल वायर जब आपस में टच हो जाते हैं तो लो रेसिस्टेंस हो जाता है। लो रेसिस्टेंस की वजह से करंट जो ज़्यादा अमाउंट में फ़्लो होने लग जाता है। जब ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होगा किसी भी वायर में तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो गर्म होगा। गर्म हो जाने की वजह से या तो कभी कभार हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, या तो आग लग जाता है, या कभी कभार स्पार्क होना शुरू हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। दूसरा टर्म है, दूसरा केस है हम लोग का यहाँ पे ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग आखिरकार क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, ओवरलोड किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा लोड दे देने की वजह से। अब जैसे ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है किसी भी सर्किट के थ्रू पास होने लग जाए, कैसे पास हो रहा हो, अगर हम लोग क्या करें, दो वायर, एक लाइव वायर एक न्यूट्रल वायर, ठीक है, उससे हम लोग एसी, फ्रिज, हीटर, गीज़र, जितना भी भारी भारी अप्लाइंसेस है जिसका करंट रेटिंग जो होता है वो हाई होता है, हाई रेटिंग वाला जो करंट है, मतलब हाई रेटिंग अप्लाइंसेस जो है सबको हम लोग एक ही लाइव वायर न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो करंट होता है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा एक ही सर्किट में। तो इसके वजह से जो क्या होगा, ओवरलोड होने लग जाएगा। जब भी ओवरलोड होगा तो करंट का फ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। करंट का फ्लो जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीजिंग होने की वजह से जगह जगह पे हम लोग का क्या दिखाई देगा, हीटिंग इफेक्ट्स दिखाई देगा। और जिसके वजह से बहुत सारा, मतलब बोल सकते हैं कि जो तार है कभी एक बार ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से जलना शुरू कर देता है। वैसे अभी भी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि एक साथ में 2-3 रूम में एसी लगा हुआ है, और जो हम लोग अगर ख़राब क्वालिटी का वायर यूज़ करते हैं, ठीक है, वायर अगर हम लोग पतला यूज़ कर रहे हैं मीटर बोर्ड से घर के रूम तक पहुंचाने के लिए, और उसी से एसी कनेक्टेड है या कोई हीटर कनेक्टेड है, तो वो जो वायर है वो क्या होना, जलना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं कर पाता उतना हाई रेसिस्टेंस का, मतलब सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है लो रेसिस्टेंस।
तो वहाँ पे स्पार्क शुरू हो जाता है और हीट होना शुरू हो जाता है वायर। तो ये है ओवरलोडिंग का केस। इस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए और ओवरलोडिंग को बचाने के लिए ही एमसीबी और फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। एमसीबी और फ्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। पहले के समय में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता तो वो हम लोग क्लैंप वाला यूज़ करते थे जिसको फिट किया जाता था बोर्ड में, लेकिन अब के समय में हर जगह एमसीबी यूज़ किया जाता है। एमसीबी हम लोग ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं, होम में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जहाँ इलेक्ट्रिक का काम होता है या जहाँ से हम लोग किसी भी अप्लाइंसेस को लाइट देते हैं वहाँ पे हम लोग एमसीबी का यूज़ कर सकते हैं। होम में भी यूज़ करते ही हैं आप आजकल हम लोग एमसीबी का। तो इसको हम लोग अब समझ सकते हैं आगे कि कैसे हम लोग इस चीज़ को मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जब भी हम लोग डील करते हैं तो हम लोग कैसे उससे बच सकते हैं, मतलब कि क्या क्या प्रिकॉशन हम लोग को लेना चाहिए। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये सब वैसे बच्चा वाला चीज़ ही है, लेकिन फिर भी दिया हुआ है टॉपिक तो हम लोग समझ लेते हैं। बच्चा वाला चीज़ एक ही पॉइंट है कि नेवर टच स्विचेस विथ वेट हैंड, और किसी भी लाइव वायर या किसी भी स्विचेस को हम लोग को वेट हैंड से नहीं छूना चाहिए। लेकिन अब के समय में जो स्विचेस होता है वो बहुत ज़्यादा इंसुलेटिंग, मतलब कि उसका जो होता है इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग वेट हैंड से अगर गलती से छू भी लिए तो उतना प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन पहले के समय में जो स्विचेस होते थे वो पूरे ओपनली होते थे और उसका इंसुलेशन जो होता था बहुत ख़राब होता था, तो करंट लगने का चांस ज़्यादा था। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंश्योर कि ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आर अर्थेड। जितने भी अप्लाइंसेस हम लोग घर में यूज़ करते हैं, कूलर हो गया, एसी हो गया, फ्रीज़ हो गया, एसी नहीं, जैसे कि जो अप्लाइंसेस को हम लोग टच करते हैं डेली के बेसिस पे, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को टच करके हम लोग यूज़ करते हैं, आयरन हो गया, रेफ्रिजरेटर को डेली हम लोग ओपन करते हैं, तो ये सब चीज़ का हम लोग का अप्लाइंसेस का ध्यान रखना होता है कि ये सब जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो सब प्रॉपरली अर्थेड हैं, ज़मीन में उसका जो है अर्थिंग किया गया हो। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करते रहेगा तो उस अप्लाइंसेस से पूरा करंट फैला रहेगा। करंट ज़्यादा फैलने की वजह से अगर हम लोग उसको टच करते हैं तो हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, सिंपल सा चीज़ है। अब तीसरा चीज़ क्या है कि हम लोग को एमसीबी और फ्यूज़ का भी ध्यान रखना होता है या स्विचेस का भी ध्यान रखना है कि वो जो है हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिशियन का काम है, जो भी घर में हम लोग का इलेक्ट्रिशियन आते हैं, या अगर हम लोग भी घर में अगर कहीं वायरिंग का काम करते हैं या करवाते भी हैं तो ध्यान ये भी रखना होता है कि एमसीबी और फ्यूज़ और स्विचेस जो होता है वो हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है और करना चाहिए भी। चौथा पॉइंट है कि कभी भी किसी भी अप्लायंस को या कोई भी अगर हम लोग होते हैं ना घर में कि मिस्त्री अपने से ही बन जाते हैं, किसी भी अप्लायंस को खुद से ठीक करने लग जाते हैं, तो वो जब भी हम लोग अगर ठीक कर भी रहे हैं तो वो अगर बिजली में कनेक्टेड है तो पहले उसको बिजली से हटाना है, फिर जिसमें हम लोग को लग रहा है कि यहाँ गड़बड़ी है तब उसको ठीक करके वापस बिजली में लगा के चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पहले ही स्विच बोर्ड में लगा दिए हों, सॉकेट में लगा करके आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, जिससे हम लोग को दिक्कत भी हो सकता है। ज़्यादा अमाउंट में अगर करंट फ्लो करने लग गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हम लोग का हाथ भी जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाँचवा पॉइंट है कि जो वायरिंग होता है उसको हम लोग देखना चाहिए कि वो प्रॉपरली इंसुलेटेड है कि नहीं। पहले के समय में जो वायर्स आते थे वो बहुत मोटे इंसुलेशन वाले आते थे, लेकिन अब के समय में बहुत अच्छा प्रॉपर इंसुलेशन, मतलब इन द सेंस पहले जो वायर मिलते थे वो मतलब अंदर में कॉपर वायर ज़्यादा स्ट्रिप नहीं होता था, मतलब एक दो मोटा स्ट्रिप का कॉपर वायर अंदर प्रेजेंट रहता था और बाहर जो ये इंसुलेशन किया जाता था उसका इंसुलेशन जो होता था बाहर का वो बहुत कमज़ोर होता था। वायर का जो पहले ज़माने में मिलता था वो बहुत इंसुलेशन उसका कमज़ोर होता था, लेकिन अभी के समय जो वायर्स आते हैं वो प्रॉपरली इंसुलेटेड होते हैं और वो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराने में मदद करता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उससे हम लोग को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा सर्किट में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, आखिरकार ये इलेक्ट्रिक चार्जेस है क्या। फिर उसके बाद आता है कुछ उससे रिलेटेड मतलब कि हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।